मैंने क्या कहा, हमने ना डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज देखी, उसके बाद हमने वेरिएबल देखा। अब हमें ना एक कांस्टेंट वैल्यू भी देख के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। कांस्टेंट a इज इक्वल टू 2। आपके पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब ये एरर पता है क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि a आपने डिक्लेयर नहीं किया था। a यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था, और ये एरर आपका अब चला चुका है। अब लेट्स स्टार्ट एक्चुअल वर्किंग। ओके, सो सी, हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी तक हमने जो भी देखा, हमने डायरेक्ट वैल्यूज दी, या हमने वेरिएबल्स दिए, या एक कांस्टेंट वैल्यू दी। इन तीनों केसेस में हमने क्या किया है, पास बाय वैल्यू किया है। आपके पास तीन चीजें आपका एसएलओ पूछ रहा है। आपका एसएलओ पूछ रहा है पास बाय कांस्टेंट, पास बाय वैल्यू, और पास बाय रेफरेंस। सो अभी तक हमने ना पास बाय वैल्यू कर चुके हैं। जितने भी एग्जांपल्स में हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है, वो क्या है, एक वेरिएबल वैल्यू है, या सिंपल एक वैल्यू है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देता हूँ, यानी कि अब मेरा जो पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर, वो क्या है, वो एक कांस्टेंट हो चुका है। ओके, यानी कि ये कांस्टेंट, इनलाइन को मैं हटा देता हूँ, इनलाइन का काम खत्म है, ये कांस्टेंट हो चुका है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं दो तीन वर्किंग्स साथ में करता हूँ यहाँ पे, वो सारी की सारी आपको दिखाता हूँ। अ, मैं यहाँ पे कॉपी, अच्छा लेट इट बी हियर, न्यू फाइल बना देते हैं हम, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वॉइड कर रहा हूँ। ओके, मैं नहीं चाहता मेरा फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न करे, और मैं पहले फंक्शन को कह देता हूँ एफ फंक्शन वन, फंक वन वन। उसमें जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, और जिस जो हम पहले अभी तक करते हुए आ रहे हैं, वही करता हूँ, इंट एक्स। ओके, और मैं क्या करता हूँ, सी आउट करो वैल्यू स्टोर्ड इन फंक्शन इज। ओके, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन इज। वो क्या होगी, डेफिनेटली एक्स होगी, सही है। अब देखो, ये आपका एक सिंपल फंक्शन है जो कि हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ, फन वन को मैं कॉल करता हूँ। तो मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन वन इज, और यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टू देता हूँ। ओके, और उसे मैं सेव कर देता हूँ, D7 प्रोग्राम 3। सी क्या कह रहा है, जो वैल्यू स्टोर हुई है, जो वैल्यू आपके पास है एक्स के अंदर, वो क्या है, फंक्शन के अंदर टू है, सही है। और मैं यहाँ पे ट्रू की जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, वाई बना देता हूँ, और मैं इंट वाई को बराबर रखता हूँ 20 के लिए, सही है। 12 के बराबर रख लिया है, सही। ओके, अब मेरे पास जो वाई की एक्स की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 12। ओके, अब देखो, अच्छा मैं एक्स ही ले लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम ले लो। ओके, तो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स जो है ना, वो इनसाइड द फंक्शन क्या है, एक्स है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ, सी आउट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स। ओके, यहाँ तक सही है। अब देखो, ये तो हम ऑलरेडी सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, नथिंग न्यू हियर। ओके, क्या कह रहा है, एक्स की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो क्या है, 12 है, और एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर भी क्या है, 12 है, सही है। अब पता है क्या होता है, यहां तक मैंने क्या किया है,
पास बाय वैल्यू किया है, पास बाय वैल्यू किया है यहाँ पे, यानी कि मैंने एक्स के अंदर एक वैल्यू स्टोर की जो कि मैंने यहाँ पे दे दी, और यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है। जब भी आपके पास फॉर्मल पैरामीटर एक वेरिएबल हो तब आपके पास बाय वैल्यू होती है, सही है। अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस एक्स के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि चेंजिंग्स करता हूं, तो यू कैन सी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 12 है। फंक्शन के अंदर मैंने चेंजिंग्स की तो एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 14 हो चुकी है। अब अगर अब अगर मैं लाइक आफ्टर मॉडिफिकेशन इनसाइड फंक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस, एक्चुअली 14। 14 होनी चाहिए, नहीं, एक्स की वैल्यू 12 होगी। क्यों, एक्स को तो हमने वहां पे क्या किया है, हमने तो एक्स को चेंज किया है, वहां पे हमने एक्स को यहाँ पे मॉडिफाई किया है, लेकिन हमने वो मॉडिफिकेशन कहाँ पे की है, इनसाइड द फंक्शन की है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास ये जो वैल्यू है ना, ये क्या हो जाती है, कॉपी होके इस वैल्यू के अंदर चली जाती है। इसलिए आपके पास दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम होना लाजमी नहीं है, सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, सही है। सो ये होता है कि आपके पास x के अंदर जो वैल्यू है 12 है, वो 12 कॉपी हो जाता है फंक्शन के लोकल लोकल वेरिएबल x के अंदर। और यहाँ पे जो भी चेंजिंग्स हो रही है ना, ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल के अंदर हो रही हैं। क्या हो रही है, फंक्शन के लोकल वेरिएबल के अंदर हुई है। ये जो x है, ये x फंक्शन का लोकल है, ये x फंक्शन का लोकल है, और ये वाला x मेन फंक्शन का लोकल है, यानी कि बॉडी का लोकल है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास जब पास बाय वैल्यू होता है तब आपके पास जो वैल्यू वो कॉपी हो जाती है और ओरिजिनल वैल्यू सेम रहती है। ओके, सो ये लिख लो, व्हेन व्हेन क्या कहते हैं, फंक्शन इज कॉल्ड, नहीं नहीं नहीं, व्हेन देयर इज पास बाय वैल्यू, जब हम वैल्यू से पास करते हैं तब आपके पास ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स सेम, बट it can be changed inside user defined function. ओके, ये होता है आपके पास पास बाय वैल्यू। अब दूसरा होता है आपके पास पास बाय, यार मेरे को ये समझ ही नहीं आया कैसे आउटपुट क्या आया है। वैसे क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे, लाइक सिंपल चीज है, सिंपल बात करूं, ये मैंने पूरा कोड वगैरह करवाया है, समझाने की कोशिश इतनी नहीं की, मैंने कहा ऑब्जर्व करके देख लो। यहाँ पे ये होता है कि आपके पास आपका जब फॉर्मल पैरामीटर एक वेरिएबल हो तब आपके पास पास बाय वैल्यू होती है। पास बाय वैल्यू से मुराद ये है कि आप फंक्शन कॉल के वक्त जो भी आर्ग्यूमेंट देते हो ना, वो आर्ग्यूमेंट कॉपी हो जाता है, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कॉपी होके मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन में चला जाता है। ओके, और उस कॉपी के ऊपर वर्किंग होती है, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सेम रहती है। दिस इज व्हाट पास बाय वैल्यू। ये पास बाय वैल्यू में आपके पास ओरिजिनल वैल्यू सेम रहती है, लेकिन आपके पास जो वैल्यू कॉपी होके फंक्शन के अंदर की है, यानी कि फंक्शन के अंदर उस वैल्यू के ऊपर आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू सेम रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं ना एक्स को हटा के वाई कर दूं, अब कंफ्यूज मत होना, ये मैं कर सकता हूँ। अब देखो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वाई क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वाई क्या है, 12 है। ओके, और यहाँ पे मैंने वाई को क्या किया, आर्ग्यूमेंट के तौर पे या एक्चुअल पैरामीटर के तौर पे यूज किया। अब वाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू कॉपी होके गई है एक्स के अंदर, और जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है वो एक्स के अंदर हो रही है। ओके, और इस चीज को अगर अच्छे से समझना है तो अपना लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। ये वाला एक्स यूजर डिफाइंड फंक्शन का लोकल है, और ये वाला वाई मेन फंक्शन का लोकल है।
ओके। सो अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन के लोकल के ऊपर कोई वर्किंग कर रहे हो तो मेन फंक्शन के लोकल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आपके पास पास बाय वैल्यू हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अदर्स? यस। गुड। अब देखो, अब सेकेंड चीज आती है आपके पास, दिस इज पास बाय वैल्यू। अब मैं दूसरे बताऊंगा तो आपको डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नो वरी, डोंट वरी। अब दूसरा है आपके पास पास बाय कांस्टेंट। उसमें मैं यही चीज कर लेता हूं। बस यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू होगी ना उसे हम कांस्टेंट कर देंगे। पहले आपके पास क्या था, वेरिएबल था। अब यहाँ पे कांस्टेंट है। अब एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज एक्स का एक कांस्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो ये एरर देगा। ओके। और इसका नाम मैं रख देता हूँ फंक्शन टू। फंक्शन टू। सही है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ साइन फंक्शन वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन टू को कॉल करूंगा और सेम वाई उसमें पुट कर दूंगा। सही है। और मैं सी आउट करूंगा। आ, हटा दो इसे। मैं सेम इस स्टेटमेंट को सी आउट करूंगा, कॉपी। अच्छा, एक एरर आएगा, मैंने वाई कर दिया ना तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। ओके। और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, आफ्टर मॉडिफिकेशन इनसाइड फंक्शन टू, जो कि हो ही नहीं सकती बिकॉज आपके पास फंक्शन टू के हिसाब से आपका जो एक्स है वो क्या कांस्टेंट है। तो इसे अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास एक एरर आना चाहिए। आ गया एरर। क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली पैरामीटर एक्स। कह रहा है पैरामीटर एक्स जो है ना वो रीड ओनली है। रीड ओनली यानी कि उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम। ये आपके पास एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपके पास चेंज नहीं हो सकता। अगर इसे मैं रन करूं अब तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मैंने वाई कर दिया था। और और अगर मैं इसे चेंज करूं तो क्या कह रहा है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वाई क्या है, 12 है। अब वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द फंक्शन क्या हो चुकी है, 12 14 हो चुकी है बिकॉज हमने ना वाई को कॉपी करके एक्स में रखा था देन उसमें प्लस टू किया था तो एक्स में 14 हो चुका है। तो मॉडिफिकेशन हमने फंक्शन के अंदर की उसकी वजह से आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स, यार हमने पहले एक्स लिया था अब यहाँ पे वाई है। तो वाई की वैल्यू क्या है, 12 है। मॉडिफिकेशन फंक्शन के अंदर हुई है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने वैल्यू ली एक्स की फंक्शन के अंदर, वो क्या है, 2 है। यार मैं इसे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। इसे मैं कह देता हूँ फंक्शन वन के अंदर की वैल्यू को, इसे मैं कह देता हूँ फंक्शन टू के अंदर की वैल्यू। ओके। और मैंने जहां जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां वहां पे वाई कर दूं क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया था। अब रन करता हूँ। सो कह रहा है ओरिजिनल वैल्यू वाई की क्या थी, 12 थी। वाई को हमने कॉपी किया था पास बाय वैल्यू करके तो एक्स 12 के बराबर था। उसके बाद हमने यू कैन सी के ना ऊपर लिखा हुआ होगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है, 12 है। उसमें प्लस टू किया था हमने तो यहाँ पे 14 आ गया। अब हमने मॉडिफिकेशन की है फंक्शन के अंदर जिसकी वजह से आपके मेन फंक्शन के वाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी वजह से हमने चेक किया था आपके वाई की वैल्यू क्या है, अभी भी सेम है। वापस हमने क्या लिया, हमने वैल्यू ली एक्स की फंक्शन टू में जो कि क्या है, 12 है। और वो कांस्टेंट है, उसे हमने चेंज करने की कोशिश की थी तो आपके पास क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। और वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुई तो जाहिर ही बात है आपके पास कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई और फंक्शन टू में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी वाई की वैल्यू क्या है, 12 है। और वाई की वैल्यू इन दोनों केसेस में 12 थी, वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। ऐसा एग्री करते हो यहां तक गाइस? एक मिनट मतलब इसको थोड़ा एनालाइज करना है। आधा मिनट। जल्दी करो, इस वीडियो में मुझे चैप्टर खत्म करना है इसे। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बताना है, पर्पस रिटर्न बताना है। रिटर्न का पर्पस तो तुम लोगों को पता चल चुका है। जल्दी बता दो यार।
ओके, इट्स इनफ। आप लोग बाद में एनालाइज करते रहना, बिकॉज वी हैव ओनली 21 मिनट्स और मुझे पूरा चैप्टर इसमें कवर करना है, बहुत स्लो लर्नर्स हो। अब देखो यहाँ तक हमने दो चीजें की हैं, हमने पास बाय वैल्यू किया है, पास बाय कांस्टेंट किया है। पास बाय वैल्यू अगर आप करते हो तो आप उस वैल्यू के अंदर है ना चेंजेस कर सकते हो इनसाइड द फंक्शन, लेकिन इनसाइड द फंक्शन के चेंजेस आपके मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल के आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। और पास बाय कांस्टेंट में आपके पास जो वैल्यू आप है ना पास करते हो वो कांस्टेंट होती है फंक्शन के हिसाब से, यूजर डिफाइंड फंक्शन के हिसाब से, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर उसे चेंज नहीं कर सकते हो। इवन दो उस वैल्यू को अगर y को आप मेन फंक्शन में चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो दोनों केसेस में आपके पास वैल्यूज कॉपी हो रही हैं। ओके, अब थर्ड केस है आपके पास पास बाय रेफरेंस। ओके, पास बाय रेफरेंस में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ना इसके दो से तीन तरीके हैं, मैं एक तरीका ही बताऊंगा। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू पीपल, सो देख लो। हम क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू ले रहे हैं और उसमें हम क्या करेंगे, एक एड्रेस पास करेंगे, ए का एड्रेस पास करेंगे। और मैं क्या कह देता हूँ यार, ए में इंक्रीमेंट करो 2 से। ओके, और सी आउट करो वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन फंक 3 इज। ओके, और यहाँ पे मैं इस पूरे को अभी कर देता हूँ कमेंट। ये एंड ए क्या है? हम्म, ये वॉइड फंक्शन 3 में एंड है? ये है एम्परसेंड, मैं बताने वाला हूँ, ये एक आपके पास एड्रेस ऑपरेटर होता है। लेट मी चेक वर्किंग में सही कर रहा हूँ या सिंटेक्स में कोई मसला है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन 3 में मैं y की वैल्यू को पास कर रहा हूँ, सही है। और देखो, रन हो जाए, रन हो जाए, रन हो गया। अब देखो क्या हुआ, y की वैल्यू क्या थी 12, हमने 12 पास किया a के अंदर, और उसके बाद हमने a में क्या किया, इंक्रीमेंट किया बाय 2। ओके, और उसे स्टोर कर दिया a के अंदर अब 14 आ चुका है। अब a की जो वैल्यू है वो क्या है 14 यहाँ पे। लेकिन पता है क्या हुआ है, ऊपर भी इंक्रीमेंट हमने किया था, यू कैन सी यहाँ पे भी हमने x के अंदर इंक्रीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे x के इंक्रीमेंट की वजह से y पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस केस में अगर मैं दिखाऊं, अगर इसमें लिखा हूं लाइक इस केस में मैं दिखाऊं तो y के ऊपर आपके पास एक फर्क पड़ चुका है। क्या कह रहा है, आफ्टर मॉडिफिकेशन इनसाइड फंक्शन 3 के अंदर मॉडिफिकेशन के बाद y की वैल्यू क्या है। तो आप देखोगे y की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है यहाँ पे। सी, इनसाइड द फंक्शन y की वैल्यू चेंज हुई, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू चेंज हुई है। क्यों, क्यों चेंज हुई, पहले तो चेंज नहीं हो रही थी। इवन तो सारी की सारी चीजें सेम है, बस छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क इस साइन का ही है जिसका आपने पूछा। ये साइन क्या है, ये आपके पास एक एंड है जिसे हम एम्परसेंड भी कहते हैं, लेकिन इसका हमें ना कोडिंग की लैंग्वेज में कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने y का एड्रेस कॉपी करके रख दिया यहाँ पे। ओके, अब जो भी मॉडिफिकेशन होगी वो y के एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू की होगी, और y की एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है 12। ओके, सो यहाँ पे हमने पास बाय एड्रेस किया, यानी कि रेफरेंस दे दिया, इसे हम कहते हैं रेफरेंस देना। हमने यहाँ पे वैल्यू का रेफरेंस दे दिया, यानी कि y, आपका जो y है ना उसका एड्रेस हमने पास किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन ए के अंदर होंगी वो आपके वाई के एड्रेस के ऊपर मॉडिफिकेशन हो रही हैं। और जो भी यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशंस करोगे ए के अंदर, वो सारी की सारी परमानेंटली आपके वाई के अंदर भी चेंजेस करती रहेंगी। एंड दिस इज कॉल्ड पास बाय रेफरेंस। अब मैं इन शॉर्ट कर देता हूं तीनों का। पास बाय वैल्यू में आप जो भी वैल्यू पास करते हो वो उसकी जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह होती है वो लोकल टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन होती है, उसका अफेक्ट कोई भी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं होता। ओके, पास बाय कांस्टेंट में ये होता है कि आप जो भी वैल्यू पास करते हो वो कांस्टेंट रहती है इनसाइड द यूजर डिफाइंड फंक्शन, लेकिन उस वैल्यू को आप है ना ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपके पास वैल्यू कांस्टेंट रहती है। पास बाय रेफरेंस में ये होता है कि आप है ना वैल्यू का एड्रेस पास कर देते हो। यहाँ पे पॉइंटर्स वगैरह के तरीके से भी हम कर सकते हैं, 2 से 3 तरीके और भी होंगे,
वो नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे सिंपल देखेंगे ये कि ना कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आपने वैल्यू का एड्रेस पास कर दिया, एड्रेस पास कर दिया, तो अब जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी वो होंगी उस एड्रेस पे रखे हुए डेटा के ऊपर। और जितनी भी मॉडिफिकेशन वगैरह करोगे वो सारे के सारी मॉडिफिकेशन आपके ओरिजिनल डेटा के ऊपर भी होंगी। अब इन तीनों का काम डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लाइक केसेस में डिफरेंटली यूज हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक ये तीनों चीजें क्लियर हैं। ये लास्ट वाला नहीं है यार। होगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। बिकॉज इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसमें सिंपल आप ना एम्परसेंड की साइन लगाते हो, जिससे मतलब ये निकलता है कि आपने क्या कर दिया, आपने वैल्यू का एड्रेस जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब जो भी वर्किंग हो रही है वो एड्रेस के ऊपर हो रही है। इसको अगर अच्छे से समझना है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से भी समझ में ना आए तो आप जब पॉइंटर्स वाले चैप्टर पढ़ोगे वहां पे एड्रेस का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी एग्जांपल्स वगैरह मैं फाइल अपनी भेज दूंगा, वहां से रीड कर लेना। बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम, बहुत स्लो चल रहे हो यार। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट और पर्पस ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न बताओ। रिटर्न का स्टेटमेंट हम सीख चुके हैं, छोड़ दो उसे, हो चुका है। अब डिफॉल्ट का है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि मैं एक अगेन न्यू फाइल ले लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ void, ओके, एड। और फंक्शन क्या करेगा आपका, इंट लेगा a, इंट लेगा b, और ये आपके पास क्या करेगा, सी आउट करेगा द सम ऑफ a एंड b इज, यहाँ गिवन वैल्यूज इज, और वो आपके पास a प्लस बी को रिटर्न कर देगा। ये सिंपल कोड में लिखा है, यहाँ पे कोई न्यू चीज नहीं है, कोई खास चीज नहीं है। और इसे मैं रन करूंगा। अब मैं ना पहले कॉल करूंगा मेन के अंदर, और मैं वैल्यूज दे दूंगा। मैं दो वैल्यूज जो दे रहा हूँ वो हैं 3 एंड 9, और इसका सम जो है मेरे पास 12 आना चाहिए। सो देख लेते हैं, डे 7 प्रोग्राम 4, यू कैन सी 12 आ रहा है। और ये जो भी हुआ यहाँ तक वो सारी की सारी चीजें हमें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ना, मेरा यूजर 2 की जगह पे एक वैल्यू दे, तो अगर मैं इसे चलाऊं तो मुझे एरर दे रहा है। क्या कहेगा, एरर ये है कि यहाँ पे ना ये वाले फंक्शन कॉल में आपका कंपाइलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2 वैल्यूज दो। सो हम कहते हैं अगर यूजर 2 वैल्यूज नहीं देता तो इनमें से हमें ना डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं। ओके, और डिफॉल्ट वैल्यूज वाले लाइक जो वेरिएबल्स को हम डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं उनको हम रखते हैं एंड में। एंड में रखने का एक पर्पस है, अगर टाइम मिला तो बता दूंगा। सो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी b को 2। ओके, अब अगर मैं इसे चलाऊं तो 3 जो है ना वो जाके स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, यानी कि पहले 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 फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। और उसके बाद आपका कंपाइलर देखेगा अगर यूजर ने कोई दूसरी वैल्यू दी है तो सही है, अदरवाइज बी की जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसे यूज करेगा। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 5। 5, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर इन बी क्या है, वो 2 है। गुड है। अब देखो, मैंने कहा कि आपको है ना, आपको वो वेरिएबल जिसे आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो उसको आपको रखना है एंड में। एंड में या बिल्कुल राइट हैंड साइड में, राइट मोस्ट साइड में। क्यों, क्योंकि अगर मैं ना ए को डिफॉल्ट बनाता हूं, सही है, और बी को डिफॉल्ट नहीं बना रहा, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, मैं रन करूं तो एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि 3 को इसने स्टोर कर दिया ए के अंदर, और बी को कोई भी ये वैल्यू रह अभी गया। भी नहीं मिली, बी रह गया। इसलिए जो भी डिफॉल्ट आपको करना है उसे आप रखेंगे हमेशा राइट मोस्ट साइड में। ओके, लास्ट में एंडिंग पे रखेंगे। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट, जिसमें आपके पास अगर अगर, मेरे तीन है जी तो जी, अगर मेरे 3 है तो भी सबसे आखिर वाले को दूंगा। मतलब, ए ए प्लस बी प्लस सी है। जी जी समझ गया समझ गया। आप कह रहे हो ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स हो। हाँ। ओके,
और मैं कह रहा हूँ सी जो वो बराबर है, सपोज नहीं सी है बस। अब आपका कंपाइलर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है आप 3 आर्ग्यूमेंट्स इसे दो। सही है। अगर एक आर्ग्यूमेंट दोगे तो एरर होगा, क्यों? क्योंकि 3 ए में स्टोर हो गया, बी में 2 है, सी में कुछ नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे दो दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ओके, सो 3 स्टोर होगा ए में, 5 स्टोर हो जाएगा बी में, स्टिल सी में कुछ नहीं है तो एरर आएगा। तो भले एक आर्ग्यूमेंट हो या थाउजेंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, या एक सॉरी एक पैरामीटर ऑफ फॉर्मल या थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स हो, उसमें जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी है वो आपको करनी है लास्ट में। ओके, अब अगर मैं दो वैल्यूज दूं तो 5 + 3 होगा 8, 8 + 4 12 आंसर आ जाएगा। ओके, डिफॉल्ट वाले को हमेशा राइट मोस्ट साइड पे रखना है आपको। क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक्स की साइड चलते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम डिस्कस कर लेंगे जो रिमेनिंग चीजें हैं, लाइक रेफरेंस वाली चीज को। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है यार मैं लिखूं लिखूं कैसे, इसमें कंफ्यूज हूँ। लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शंस सेम नेम के हो लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट हो, उनका यूज डिफरेंट हो, उनका रिटर्न डेटा टाइप डिफरेंट हो, कोई भी एक चीज अगर डिफरेंट है तो आपके पास, उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। पहले मैं समझा लेता हूँ, फिर बाद में आप लोग मुझे हेल्प करना कि क्या होता है, लिखें क्या। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और कमेंट नहीं कर रहा, मैं इसे इतना ही रख रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा, इसी को यूज कर लेते हैं। ओके, मैं इसकी रिटर्न डेटा टाइप दे रहा हूँ इंट, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो फंक्शन है एड, ये रिटर्न करे a + b। सही है? क्लियर है यहाँ तक? अब वहीं पे ही अगर आपका, हमने देखा, हमने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं दी थी, और तब हमारे पास अगर मैं एक वैल्यू दे रहा था तो आपके पास ये जो क्या कहते हैं ऐड फंक्शन था वो एरर दे रहा था, क्योंकि उसे दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे। अगर यहीं पे मैं अगर इसे तीन तीन वैल्यूज दे दूं तो भी ये एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है, कह रहा है कि ए को 3 को मैंने ए में स्टोर कर दिया, दूसरे 3 को मैंने बी में स्टोर कर दिया, अब भाई साहब मैं 4 को कहाँ पे स्टोर करूँ? कोई जगह ही नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि आप है ना 3 नंबर्स को ऐड करो, तो इसलिए आप क्या करोगे, इंट करोगे, सेम नाम रखा। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपका नाम हमेशा सेम रहता है, रिटर्न डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। ओके, सो यहाँ तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, यहाँ तो रिटर्न डेटा टाइप डिफरेंट हो। ओके, सो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट रख रहा हूँ, इंट ए, इंट बी, और यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर्स दे दिए, इंट सी, और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करो a + b + c। ओके, a + b + c को रिटर्न करो। अब अगर यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज पास की हैं, ओके, मैं इसे सी आउट कर देता हूँ, सी आउट व्हेन टू वैल्यूज आर पास्ड। ओके, जब मैंने दो वैल्यूज पास की, और दूसरा सी आउट जब मैंने 3 वैल्यूज पास की, यानी कि 3 6 1, 3 वैल्यूज मैंने ये पास की हैं। सही है? अब देखो, अब आपका कंपाइलर जो है ना वो इतना स्मार्ट है कि जब आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो आपका कंपाइलर इस फंक्शन को रन करेगा, और जब आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो आपका कंपाइलर इस सेकंड वाले फंक्शन को रन करेगा। सही है? सो देख लो, कोई एरर नहीं आ रहा और रिजल्ट भी एग्जैक्ट आ रहा है। पहले मैंने क्या किया था, 3 + 3 6 आ रहा है, 3 + 6 + 1 10 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आपने दो वैल्यूज दी,
2 आर्ग्यूमेंट्स दिए तब ऊपर वाला फंक्शन चला, और जब आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए तब नीचे वाला फंक्शन चला। ओके, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में ये होता है आपका कंपाइलर स्मार्टली चूज करता है कि कौन सा फंक्शन मैं ना एग्जीक्यूट करूं अगर नाम सेम है। ओके, लेकिन हाँ, कोई ना कोई एक डिफरेंस तो होना चाहिए। डिफरेंस 2 चीजों का हो सकता है, या तो रिटर्न डेटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। ओके, यार टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी चेंज हो सकते हैं। वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद रिटर्न तो वैल्यू सेम ही हो रही है ना। लाइक यहाँ पे अगर मैं ना फ्लोट लगा दूं, हो सकता है, मेरे ख्याल से गुड पॉइंट है, चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी यहाँ पे फ्लोट यहाँ implicit- पे शायद काम नहीं करेगा, डबल लिखो। जी, यहाँ पर फ्लोट शायद काम नहीं करता है, ओवरलोडिंग में डबल करो। चेक कर लेते हैं। तो हमें जो वैल्यूज देनी है ना, वैल्यूज हमें फ्लोट में देनी पड़ेंगी। सही है, रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? इन फंक्शन इंट एट फ्लोट फ्लोट सी वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, सी डिक्लेयर नहीं है, सी को हटा दो। अब चलाओ, तो ये सक्सेसफुली चल चुका है। ओके, और इसने 6 प्लस, ऊपर वाले में इसने 6 किया है, नीचे वाले में इसने 9 की बताया है। 3,6.1। लेकिन देखो, इसमें ना कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ हमारे पास। क्यों? क्योंकि 3 + 6 ही इसने ऐड किया है, और ये आपके पास सिंपल ऊपर वाले में से काम चल सकता है। ओके, इवन दो हम जानते हैं कि आपके कंपाइलर ने यहाँ पे इससे यूज किया है, सेकंड वाले फंक्शन को यूज किया है और उससे वर्किंग की है, लेकिन स्टिल आपके पास रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन येट वी कैन से कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, इसे प्रीवियस चीजों पे लेके जाता हूँ वापस। इंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम रख रहा हूँ। दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम रख रहा हूँ, लेकिन रिटर्न डेटा टाइप जो है ना, वो मैं डिफरेंट रख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं रिटर्न डेटा टाइप रख रहा हूँ कैरेक्टर। ओके, और यहाँ पे मैं ना ऐसी 2 वैल्यूज देता हूँ जिनका सम होगा 65। 65 जो है ना, एसकाई में ए, कैपिटल ए के बराबर होता है। सो मैं क्या करता हूँ, 30,30,35 दे देता हूँ। सही है। सो अब देखो क्या होगा, 30 + 35 कितना होता है, 65। और 65 करेक्टर में अगर लिखोगे तो वो किसके बराबर होता है, ए के, कैपिटल ए के। तो यहाँ पे कैपिटल ए आउटपुट होना चाहिए। क्या कह रहा है, ओल्ड डिक्लेरेशन इंट इंट यार कोई, करेक्टर के अंदर इंट लिखा है ना। नहीं नहीं, वो मसला नहीं होना चाहिए, बहरहाल हो सकता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। करेक्टर डेटा टाइप है, हमने रिटर्न किया है A + B को करेक्टर में। क्या एरर हो सकता है? मे भी जो आप कह रहे हो वो एरर हो, तो शायद ये वर्किंग ना हो यहाँ पे। यहाँ में अगर, वैसे ये तो है लोकल है, चलने चाहिए। इंट ए, इंट बी, रिटर्न करो A + B को करेक्टर में। अच्छा, मैं इसे थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेता हूँ। करेक्टर सी बराबर है A + B के। यहाँ पे इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन वो शायद नहीं कर रहा, अभी भी वही एरर दे रहा है। आप शायद जैसे बोल रहे हो ना कि ASCII कोड के हिसाब से लेटर देगा, वो होता नहीं है ऐसे शायद। शायद वो ओवरलोडिंग में ना होता हो। ओवरलोडिंग में सिर्फ मेरे ख्याल से वो चेंज हो सकते हैं, देखो यहाँ पे 65 पैरामीटर्स दे रहा है, टाइप और नंबर। ये करेक्टर में इसने स्टोर किया, 65 दे दिया इसने। लेकिन मेन फंक्शन के अंदर मैं करके देखूं अगर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सी आउट करो। सही है, और मैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करके 65 को सी आउट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ए प्रिंट होता है वैसे। देख रहे हो? सो आई वॉज थिंकिंग कि ये सेम वर्किंग यहाँ पे भी होगी, लेकिन नहीं हुई। चलो लेट्स, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है ना? हाँ, आ गया।
कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये रिटर्न टाइप चेंज करने से होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे मैंने करेक्टर लिया, जो लोग करेक्टर में इश्यूज आ रहे हैं, लाइक मैंने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करवा रहा था जो कि कंपाइलर नहीं कर रहा। कंपाइलर का बिहेवियर सही से मुझे भी नहीं पता, वो पता चलता है जब हम कंपाइलर्स को स्टडी करते हैं। यहाँ मैं फ्लोट ले लेता हूँ, और यहाँ मैं फ्लोट ए फ्लोट बी लेता हूँ। सही है। और आपके पास यहाँ पे जो ए प्लस बी कर दो इसे। अब आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना दोनों में, नहीं दोनों में नहीं, एक में, ऊपर मैं कह रहा हूँ 3+2, और मैं कह रहा हूँ नीचे 1.5 प्लस 3.5। दोनों का आंसर 5 आना चाहिए। मानते हो? एरर क्यों दे रहा है? अच्छा आगदस, जो आप पहले कह रहे थे डबल यूज होता है, वही बता रहा है यहाँ पे। अब तो चल जाओ। ओके, दोनों का आंसर 5 आ रहा है। सही है। और यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट वैल्यूज दे दूँ फ्लोट में, तो फ्लोट में मैं दे रहा हूँ 11 यार पॉइंट। मगर पैरामीटर सेम रख कर कराओ ना इसका तो। वही बात हो गई कि पैरामीटर डिफरेंट रखने से भी चल रहा है। आप अभी खाली रिटर्न टाइप के हिसाब से समझा रहे हो ना कि वो चेंज कर भी हो सकता है। मैंने पैरामीटर्स के नंबर्स को भी डिफरेंट करके देखा, और रिटर्न डेटा टाइप दोनों को चेंज करके दिखाया है। रिटर्न टाइप तो अंदर का भी तो आपने पैरामीटर्स का टाइप भी तो चेंज कर दिया। बट यार देखा जाए तो फिर अंदर जो वैल्यू है वो तो इंटीजर की है ना, जो ए और बी में स्टोर हो रही है। अरे पागल हो गया, ये डबल स्टोर हो रहा है। कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खुदा हाँ का वो वास्ता। डबल हो रहा है, मतलब अगर हम इंटीजर वैल्यूज दें तो होगा तो इंटीजर ही ना। हाँ तो इंटीजर ही होगा, लेकिन जब जब हम इंटीजर वैल्यूज देंगे, सही है, जब हम इंटीजर वैल्यूज देंगे तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी इंटीजर हैं, और यहाँ पे भी दोनों इंटीजर्स हैं। ओके। सो यहाँ तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास एरर आ सकता है, अदरवाइज दोनों में वर्किंग सेम हो रही है, तो आपके पास है ना, इंटीजर के केस में ये चलेगा, और फ्लोट जब आप दोगे तो ये चलेगा। तुम लोग यार इतना ज्यादा क्यों सोचते हो छोटी छोटी चीजों पे? वैसे टाइम ओवर होने वाला है। मतलब एट द एंड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या हुई? चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, मेरे को याद नहीं है, और लिखने का टाइम भी अभी नहीं आ रहा। ओके, ओवरलोडिंग डेफिनेशन। फंक्शन ओवरलोडिंग, मैंने गलत जगह पे खोल दिया इसे। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर है सी प्लस प्लस में जो कि मल्टीपल फंक्शंस को सेम नाम रखने की इजाजत देता है, लेकिन उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए। ये कि या तो डिफरेंट टाइप होनी चाहिए, या पैरामीटर्स के नंबर डिफरेंट होने चाहिए, या पैरामीटर्स का ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। ओके। और यहाँ पे आप इसके बहुत से एग्जांपल्स कर सकते हो। आपके पास है ना, प्रैक्टिकल में आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप एरिया फाइंड करो, सर्किल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का। चारों का नाम एरिया रखोगे, लेकिन चारों में आपके पास है ना, फॉर्मूला डिफरेंट होगा। चारों में आपके पास रिटर्न डेटा टाइप तो सेम होगी, लेकिन चारों में आपके पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। ओके। सो जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें ये परफॉर्म करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा।